चले भाई, बढ़िया से स्टॉक्स हो गए, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। और आज हमने बिग स्टॉक्स में भी मेंशन करा, आज का स्टॉक जो खबरों के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा। हर्षदा, एक आरबीआई ने क्या कहा, इन्होंने कैसा भरोसा दिलाने की कोशिश करी, क्या अपडेट्स है बीओबी को लेकर? बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डिजिटल ऐप है उस पर दरअसल आरबीआई कह रही है कि ऑन बोर्डिंग कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। बॉब वर्ल्ड है इस पर्टिकुलर ऐप का नाम। आरबीआई को लगता है कि जिस तरह से कस्टमर्स को ऑन बोर्ड किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, उससे वो चिंतित हैं। आरबीआई कह रहा है कि कुछ समय के लिए ऑन बोर्डिंग रोक दी जाए और हाँ, ये भी इंश्योर करे बैंक की जो इस समय कस्टमर्स ऑन बोर्ड किए गए हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपना जवाब दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा बेसिकली कह रहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को किसी तरह की दिक्कत ना हो। पूरी तरह से आरबीआई को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए अपनी प्रोसेसेस को और मजबूत करने पर बैंक का दरअसल अब फोकस हो रहा है। साथ ही साथ पहले जो गैप्स आइडेंटिफाई किए थे उसको प्लग इन करने की पूरी प्रोसेस शुरू हो चुकी है और बैंक को भरोसा है कि जल्द से जल्द जो भी दिक्कतें सामने आरबीआई ने भी आइडेंटिफाई की है उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन जैसे अनुज सुबह में मेंशन कर रहे थे कि देखिए, इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भी बैंक का, किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी का बहुत अहम होता है। बैंक कहता है कि इनके डेली ऑपरेशंस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लियरली अगर वो नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर रहा है तो एक सेटबैक जरूर है। बड़ा सेटबैक होता है। एचडीएफसी बैंक के केस में आपको याद होगा, जब उनकी भी ऑनबोर्डिंग के लिए रोक लगी थी, उनके ऐप में भी दिक्कत आई थी स्टॉक में। बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी की कॉल थी खरीदारी की, 245 का लक्ष्य, लेकिन अंदर सारे कंसर्न्स हैं। बॉब वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सारी डिटेल्स कुछ हिंट दी थी। 43% एफडीआरडीज, 44% पीपीएफ, 89% पर्सनल लोन्स, सब डिजिटली सैंक्शन होते हैं बीओबी के। तो इसके लिए इंपॉर्टेंस है उस बॉब वर्ल्ड ऐप की। दिक्कतें आ गई हैं। अच्छा चतुर्मोता साहब, आप फंडामेंटली भी टटोलते हो, टेक्निकली भी देखते हो। सरकारी बैंक्स पे हमने अच्छा मोमेंटम राइड करा आपके साथ। ये अच्छे मूव्स के बाद वैसे कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज में फंसा हुआ नजर आ रहा है और थोड़ी सी बुरी खबरों का तांता लगना शुरू हो गया है। पहले इसका क्वार्टरली अपडेट आया था, बहुत ही पस्ट क्वार्टर अपडेट आया। उसके बाद एक दिग्गज फॉरेन ब्रोकरिंग हाउस ने डाउनग्रेड करा, कहते हुए कि वैल्यूएशंस काफी रिच और स्ट्रेच नजर आते हैं बीओबी के। और अब ये बॉब वर्ल्ड की दिक्कत, क्या कर रहे हो आप बीओबी में? टेक्निकली कैसा पॉइज्ड है? तो आशीष जी, हमारा व्यू इस स्टॉक पे और इन जनरल पीएसयू बैंक्स पे पॉजिटिव रहा है और अभी भी हम ये मानते हैं कि वैल्यूएशन की कंफर्ट काफी है। क्रेडिट ग्रोथ अच्छी आ रही है, करीब 15 से 16% का क्रेडिट ग्रोथ पीएसयू बैंक्स दिखा रहे हैं और वैल्यूएशन में 0.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ये बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। एनपीएस के नंबर बहुत ही कंट्रोल में। अब ये डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है और हमें तो काफी पसंद था बैंक ऑफ बड़ौदा, बट क्योंकि ये न्यूज है तो हो सकता है एक रिएक्शन इसके अंदर आए और थोड़ा दिनों तक ये स्टॉक एक साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में जाए। बट ओवरऑल हमारा मानना है कि आप ओवरऑल वैल्यूएशन देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो ये 0.8 टाइम पे ट्रेड कर रहा है और जिस तरह की ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाया फ्रॉम अ क्रेडिट पर्सपेक्टिव, ये मुझे लगता है स्टॉक इवेंचुअली 1.1 टाइम प्राइस टू बुक पे जाता हुआ नजर आएगा। तो आज डेफिनेटली एक डिप आएगी और ये डिप इस स्टॉक के अंदर में हो सकता है अच्छी खासी एक सेलिंग हमें देखने को नजर आए। बट इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं वॉच करूंगा यहाँ बहुत ही क्लोजली वो रहेगा 198 के आसपास। 198 195 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए और जब तक इन लेवल्स के नीचे स्टॉक नहीं जाता तब तक शायद कोई वहां से फर्दर करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी कम लगती है, क्योंकि आज खुलेगा ही गैप डाउन तो शॉर्ट करने की या जिनको बेचना है उनको शायद अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कोई वीक या शॉर्ट सेल का आइडिया यहाँ पर एडवाइजेबल नहीं रहेगा। तो देखना होगा कि नीचे किन लेवल्स पे स्टेबल करे, पर मैं 198 के लेवल्स को बहुत ही क्लोजली वॉच करूंगा। तो अब आशीष, सॉरी, आप कह रहे हैं कि ये अभी भी आपके प्रेफर्ड पिक्स में रहेगा? इस न्यूज से आप अभी इतना विचलित नहीं होंगे? हाँ देखिए अनुज, मैंने तो इस पूरे जो एक्सपोजर को किस तरह से प्ले किया वो आप जानते हैं। पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ और जिसका आज शायद वापस ये व्यू को रीएम्फसाइज करता हूँ कि जब आप इस तरह के ईटीएफ लेते हैं और एक पूरी थीम को प्ले करते हैं तो एक या दो स्टॉक अगर से उसमें कहीं आपके गलत भी चले जाए तो दूसरे स्टॉक्स उसको बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। वहीं पे एसबीआई है, वहीं पीएनबी है, वहीं कैनरा बैंक है। अगर से इनमें स्ट्रेंथ बनी रही तो ये पीएसयू बैंक 20 का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बिगड़ेगा। हाँ डेफिनेटली इंडिविजुअल स्टॉक में बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर वीकनेस
बन सकती है, और अगर से इसके अंदर 198 के नीचे फिसलता है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस के अंदर में तब एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से 198 200 एक बेस के तौर पर काम कर सकता है। ओके भाई साहब, आज गैप डाउन होना है इस खबर पे, लेकिन जब तक 198 195 नीचे की तरफ प्रोटेक्टेड है, उसके नीचे नहीं सरक रहे, तो ये बाय ऑन डिप्स का स्टॉक बनेगा आपके लिए। वो वायलेट हो जाते हैं तो जरूर स्टॉक से एग्जिट करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है सिप्ला रिलेटेड। पहले वैल्यूएशंस फैमिली ज्यादा मांग रही थी, उतने भाव नहीं मिल रहे थे, अब जो मिल रहा है उसको लेकर कुछ मतभेद शुरू हो गए हैं। क्या अपडेट आ रहे हैं सिप्ला के, क्या कह रही है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स? तो बेसिकली फैमिली के बीच सहमति नहीं बन रही है कि किस वैल्यूएशन पर दरअसल ये सेल होना चाहिए, और रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि शायद थर्ड जनरेशन सवाल उठा रहा है कि हम बेच क्यों रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि करीब $7 बिलियन तक का ये सेल प्लान था, जहां पर पी इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत शुरू होने की खबरें आ रही थी। अब मामला ये है कि कुछ जो फैमिली मेंबर्स है वो क्वेश्चन कर रहे हैं 1200 रुपए प्रति शेयर की इस डील को। उनको लगता है इससे ज्यादा बेहतर दरअसल कंपनी को वैल्यू किया जा सकता है, और इसीलिए यहां पर मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 डेकेड यानी कि 80 साल पुराने कारोबार को बेचने पर भी सवाल दरअसल उठाए जा रहे हैं, और वहीं पर एक और पेज फंसता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि अब यहां से कुछ और समय लग सकता है। अच्छा, 2 नामों का यहां पर उल्लेख किया गया इस रिपोर्ट में, सोफी अहमद और समीना हमीद, जहां पर उनका नियरली 8% के आसपास तक का स्टेक है, और माना यही जा रहा है कि यही दरअसल वो दिक्कतें पोज कर रही हैं या फिर सवाल उठा रही है कि ये वैल्यूएशन क्यों और क्यों एग्जिट करने की जरूरत है। ध्यान रहे 2017 में एक फैमिली पैक्ट साइन किया गया था प्रमोटर्स के बीच, और यहां पर यह कहा गया था कि प्रमोटर फैमिली को फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल मिलेगा, और वो फैमिली पैक्ट साइन करने में भी सोफी अहमद ने कुछ समय लगाया था। अब देखना यह है कि ये क्या सुलह जल्द से जल्द होती हुई दिखाई देती है या फिर कितना मामला लंबा खिंचता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो लोग बेच रहे हैं उन्हीं में अगर सहमति नहीं है तो क्लियरली पी इन्वेस्टर्स भी थोड़े से कॉशियस होंगे इस डील को आगे ले जाने के लिए। थोड़ा सा पेच अटक रहा है, होता है, छोटे छोटे घरों में भी ऐसे ही होता है। कुछ बेचने की बारी आती है तो सब परिवार में मतभेद शुरू हो जाते हैं। बड़े घरों की भी वही कहानी होगी मानस। लेकिन ठंडा तो पड़ रहा है ये स्टॉक, खूब ग्रीन बार बने थे, इसी को कहते हैं कि गैप को भर रहा है ये, और जाएगा के नीचे ट्रेड वेट क्या बैठ रहा है? देखिए, अगर आपका आउटलुक थोड़ा सा मीडियम टर्म का है, 3 से 6 महीने का भी टाइम फ्रेम है, तो मेरा समझना है कि इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक आ रहा है, क्योंकि उस वो 1050 से लेकर 1100 का जो रेंज है, वहां पर मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं मीडियम टर्म चार्ट पे। तो अगर ऐसा कोई डिप आए नेगेटिव न्यूज के चलते, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास समय 3 से 6 महीने का है तो खरीदारी करने की राय रहेगी। थोड़ा मीडियम टर्म का आउटलुक रखिए, 1000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। तो मेरा तो समझना है कि वापस आपको 1250 और 1300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये केवल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है। ट्रेडिंग के लिए अभी अवॉइड करिए, जब तक ये नेगेटिव न्यूज ठीक से पच नहीं जाती तब तक आपको यहाँ पर ट्रेडिंग का व्यू नहीं लेना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, इसमें ना आशीष एक जो चीज़ समझने की है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मतलब उनको 1200 का प्राइस भी ठीक नहीं लग रहा फैमिली को। ऑब्वियसली इतने साल पुरानी की कंपनी है, और एक और चीज़ मैं कहूँगा, मुझे लगता है कि 1200 में वैसे भी सिप्ला जैसी कंपनी का डील होना चाहिए, जो इतने सालों से इतनी शानदार कंपनी रही है। इसका अगर आप एक 3-4 साल का चार्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 52 वीक हाई था करीब 1277 के करीब। मेरे ख्याल से जब भी डील होगी 1500 से नीचे नहीं होगी। जिस लेवल की सिप्ला की कंपनी और जो सिप्ला का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो टेक्निकली तो आपको कई बार तो इस तरह की डील ना हो तो और डिप आए तो वो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब अल्टीमेटली डील तो होनी है इसमें, मतलब वो तो समीकरण बैठ रहे हैं। लेकिन अगर 1200 पर नहीं होगी और हायर लेवल पे होगी तो उल्टा और आपके लिए अच्छा है। अगर मान लो आज इसमें कोई डिप आए तो एक्चुअली तो वो एक तरीके से देखा जाए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ये तो बुरी खबर है टोरेंट फार्मा के लिए, जो बहुत एग्रेसिव हो रहा था बीच में ना, टोरेंट फार्मा के नाम आ रहा था ना। ठीक है भाई, टोरेंट अगर नहीं दे पाएगा तो शायद उसके लिए अच्छा है एक्चुअली। अगर टोरेंट नहीं दे पा रहा है तो चलो ठीक है, वो क्योंकि बायर्स रिमोर्स हमेशा होता है ना इंडियन मार्केट में, तो उसकी वजह जो नहीं खरीद रहा है उसके लिए तो पॉजिटिव हो जाता है कई बार। तो हो सकता है आज टोरेंट चल भी जाए। बल्कि रखिए भाई दोनों को रडार पे, ना सिर्फ सिप्ला, टोरेंट फार्मा को भी। सचिन, टीसीएस का चार्ट रेडी रखिएगा, आज आने हैं। आज से दरअसल भाई टेक्निकली तो हो चुका, लेकिन जब तक बड़ा नंबर नहीं आता तब तक कहना गलत होता है। आज से दरअसल Q2 नंबर्स का आगाज होने जा रहा है। टीसीएस के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आएंगे, नंबर्स प्लस बायबैक, उस पर विचार करेगा बोर्ड।
क्या तैयारी है हर्षदा? 5:30 बजे दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आशीष। माना यही जा रहा है कि नंबर्स 4:45 से 5 के बीच आएंगे और उसके बाद दरअसल डिटेल्स निकल कर आएंगे कि ये क्वार्टर कैसा रहा है। तो बायबैक एक तरफ और नंबर्स दूसरी तरफ। नतीजे पहले आपके सामने क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो लेकर आते हैं। याद रखिएगा Q1 एक बहुत ही सबड्यूड क्वार्टर रहा था जहां पर एकदम फ्लैट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिली थी। उसके सामने अनुमान यही है कि हल्की सी बढ़त देखने को मिलेगी, करीब 0.7% के आसपास तक का यहां पर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप डॉलर रेवेन्यू टर्म्स देखें तो वहां पर भी हल्की सी बढ़त का ही अनुमान जताया जा रहा है। 0.75% के आसपास डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है। $7,280 मिलियन तक का यहां पर आकलन है। मार्जिन्स के लिहाज से हल्की सी बढ़त, करीब 40-50 बेसिस पॉइंट तक का ही इजाफा देखने को मिलेगा। याद रहे कि 23.16% के आसपास पिछले क्वार्टर में मार्जिन्स आकर टिके थे। अनुमान यह है कि इस बारी करीब 23.5% के आसपास ये मार्जिन्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बहुत ही मामूली सी बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन देखना यही है कि कंपनी ने जो 2 बड़े डील विन साइन किए हैं और साथ ही साथ उसका कितना फायदा और बाकी दूसरी कमेंट्री डील्स के लिहाज से, प्राइसिंग के लिहाज से और ओवरऑल डिमांड के लिहाज से कितनी इंप्रूव हो रही है। इस तिमाही में JLR और साथ ही साथ यूके की नेस्ट के साथ दरअसल इन्होंने डील साइन की थी। लेकिन उससे बड़ा जो सवाल है वो बायबैक का साइज क्या रहेगा। ध्यान रहे ये 5वां बायबैक रहेगा कंपनी का पिछले 6 सालों के हिस्ट्री में। JP मॉर्गन एक्सपेक्ट कर रहा है 18,000 करोड़ तक का बायबैक। IIFL स्पेशल सिचुएशंस की तरफ से जो रिपोर्ट आई थी 18 से 20,000 और साथ ही मॉर्गन स्टैनली का आकलन है 18 से 22,500 करोड़ तक का बायबैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। 4,300 से 4,500 रुपए प्रति शेयर पर भी बायबैक की दरअसल कुछ रिपोर्ट सामने निकल कर आई हैं। तो 2 बड़े इवेंट्स, ऑफ कोर्स नंबर्स एक तरफ, नंबर से ज्यादा कमेंट्री और कॉन्फिडेंस कितना लौट रहा है उस पर ध्यान दिया जाएगा और FY25 के लिए आउटलुक कितना बेहतर है उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ बायबैक कितना फ्यूल करता है इस रैली को वो भी बाजार देखना चाहेगा। देखते हैं भाई क्या आता है। पिछली बार बायबैक के बाद की चाल ने तो बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया था स्टॉक की। खैर एनवायरनमेंट टफ है, ग्रोथ ठंडी रहेगी Q2 की, लेकिन क्या कहेगा मैनेजमेंट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पिछली बार की कमेंट्री, पिछली बार की बॉडी लैंग्वेज वर्सेस इस बार की कमेंट्री और बॉडी लैंग्वेज, वो सबसे बड़ा कंपैरिजन होगा। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या घट रहा है एनवायरनमेंट। सचिन, अच्छे मूव्स, बहुत तगड़े मूव्स टीसीएस ने एंजॉय करे। 52 हफ्तों के हाईस के करीब, वहां से थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है नंबर्स से पहले। कैसा चार्ट्स पे प्लेस्ड है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन क्या कह रहा है, और आप लोग ट्रेड बुल्स पे इस तरह के बड़े नंबर्स पे कोई स्ट्रैटेजी बना के चलते हो क्या? आशीष जी, यहाँ पर क्लियरली प्राइस पे तो अभी भी उतना ही कॉन्फिडेंस है। जिस तरीके से एक हाल फिलहाल में फ्रेश इंपल्स डेवलप हुई है, जो लो एक बनाया था 3480 के आसपास पिछले हफ्ते में, वहां से एक सिग्निफिकेंट मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। 2 दिनों से थोड़ा सा सुस्त जरूर पड़ा है, बट अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छी तरह ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से प्लस पोर्टफोलियो के लिहाज से मुझे लग रहा है 3540 एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बेस है, एंड उसके नीचे के तो स्लिपेजेस अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट भी होता है तो ट्रेजेक्टरी ऑन द हायर साइड के लिए काफी अच्छी तरह वेल पोजिशन्ड है, एंड लगभग 3840 3830 के टारगेट्स लेके हम चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर थोड़ा सा सुस्त भी पड़ जाता है काउंटर, तो आई थिंक 3540 के स्टॉप लॉस के साथ जरूर अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है ग्रेजुअली ये 3830 के आसपास का एक स्विंग जरूर बना देगा। आजकल साइकिलिंग नहीं कर रहे पूना जाके क्या? कोई फोटो, कोई अपडेट आता नहीं है? जी आशीष जी, अभी शुरुआत होगी। थोड़ा सा बारिश की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, एंड अभी अक्टूबर का सीजन है तो जल्दी कुछ अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो मुंबई से तो लोनावला निकल जाते थे, पुणे से क्या करोगे? पुणे से महाबलेश्वर जल्दी। ठीक है भाई। भाई टीसीएस में अगर कोई गिरावट आ भी रही है तो खरीदारी करने के पोजिशनली बेहतरीन मौके हैं, अच्छा अपसाइड नजर आते हैं स्टॉक में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 3 के अलग से बातचीत हो गई, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स न्यूज हर्षदा कौन से है?
MCX जिस पर कल भी हम बातचीत कर रहे थे आशीष, 16 अक्टूबर को दरअसल ये नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, जो इनका नया कमोडिटीज डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है। तो इस खबर पर मोहर लगती हुई ध्यान रहे कि 15 अक्टूबर को एक और टेस्ट होने वाला है इस नए प्लेटफॉर्म पर। कंपनी ये भी कह रही है कि 63 मून्स का जो प्लेटफॉर्म है उसे एक बैकअप के तौर पर दरअसल वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। तो ये स्टॉक वैसे भी रेडार पर रहेगा 16 तारीख तक, उसके बाद भी। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स है, आज जी एंटरटेनमेंट एक बार फिर रेडार पर रखेंगे। जी के लिए अपडेट ये है कि IDBI ट्रस्टीशिप ने दरअसल NCLAT में एक अपील फाइल की है। NCLT का जो अगस्त 10 का ऑर्डर था जी सोनी केस के मद्देनजर। तो यहाँ पर एक और दरअसल थोड़ा सा पेच फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। ये स्टॉक रेडार पर रहा है और इसी मर्जर के तहत खबरों में भी रहा है। दूसरी तरफ EIH एसोसिएटेड के लिए एक अपडेट आता हुआ कि कंपनी के जो चेयरमैन और डायरेक्टर है शिव शंकर मुखर्जी, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया। इमीडिएट इफेक्ट से दरअसल इस्तीफा दे दिया है। अब देखना यह है कि इनके बदले नया कौन चेयरमैन बनता हुआ दिखाई देगा। पर्सनल रीजन से उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ अपडेट्स पर ध्यान दीजिएगा। NCL इंडस्ट्री सेकंड क्वार्टर का अपडेट आया है। इनके लिए सीमेंट प्रोडक्शन में 9% तक की वृद्धि देखने को मिली है। सीमेंट डिस्पैचेस भी तकरीबन 11% बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही आंकड़े जो कंपनी ने शेयर किए हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर शेयर किए गए हैं। वैस्कॉन इंजीनियर्स भी रेडार पर, जहां पर एक लेटर ऑफ इंटेंट इनके हाथ लगा है। 262 करोड़ का एक ऑर्डर है। ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया, एक सरकारी कंपनी की तरफ से इनके हाथ ये ऑर्डर लगा है और ये छत्तीसगढ़ का प्रोजेक्ट है। अगले 24 महीनों में दरअसल इनको पूरा करके देना है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस भी आप रेडार पर रखेंगे। रेलिगेयर के केस में आपको याद होगा कि बर्मन फैमिली ने दरअसल एक कोट किया था प्राइस इस एंटिटी को अक्वायर करने के लिए। अच्छा, बोर्ड कह रहा है कि जो वैल्यू बर्मन फैमिली ने ऑफर की है उससे ज्यादा वैल्यू दरअसल कंपनी की होनी चाहिए। तो बोर्ड ने दरअसल एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट कमीशन की है। 2 से 3 कंपनियों को अपॉइंट किया गया है इस वैल्यूएशन एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए। अच्छा, ये सारे हर्षिता ने स्टॉक्स मेंशन किए, एक और स्टॉक अब उसमें जोड़ दीजिए, एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। आशीष, कल हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे कि एक तो रिपोर्ट आई थी डैम कैपिटल की, वो तो हाँ, लेकिन कुछ और रीजन मार्केट को शायद पता था, कुछ तो रीजन था। और वो जो उनको रेलवे बिजनेस जो बेचने की बात हो रही थी, अब ये देखिए CNBC TV 18 की जो एक्सक्लूसिव खबर है, नॉर ब्रेमेस ग्रुप, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या है ये नॉर ब्रेम्स ग्रुप, ये एस्कॉर्ट्स कुबोटा का रेलवे बिजनेस खरीदने जा रही है। CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर है, सोर्स बेस्ड। 4000 करोड़ में ये डील होने की संभावना है। तो ये वो शायद खबर थी जिसकी मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो आज मेरे ख्याल से एस्कॉर्ट्स कुबोटा में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। सेल ऑन रैली टिपिकल होना चाहिए। कल चल गया और 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई पर आ गया। ठीक है, 5100 की टारगेट है, वो भी हो सकता है इवेंचुअली आ जाए, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अगर कोई गैप अप वगैरह हो गया कल की बड़ी रैली के बाद, तो आज शायद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए। रडार पे रखेंगे। कल गजब के मूव्स थे, कल इस पे बहुत चर्चा हुई प्लेटफॉर्म पे। नॉर ब्रेम्स दरअसल जर्मन मैन्युफैक्चरर है रेल और कमर्शियल वे, रेल के ब्रेकिंग सिस्टम्स और कमर्शियल व्हीकल्स का। ये एस्कॉर्ट्स का जो एग्री बिजनेस जो कौन सा रेलवे बिजनेस जो बेचने की तैयारी में, उसको खरीदने के लिए कहा जा रहा है सबसे आगे। इनके साथ बातचीत आगे बढ़ चुकी है। ऐसा नेटवर्क एक्सक्लूसिव, रखिए इसको भी अपने रडार पे। गाबा सर, MCX वो गो लाइव की डेट आ गई 16 मेरे ख्याल से हो गया मंडे। कैसा है चार्ट्स पे, तेजी करोगे या हो गई जो होनी थी? नहीं, तेजी करनी चाहिए। परसों मैंने इस पर बाय सिग्नल दिया था, जनरेट किया था, ट्रेड करा है करीब 2093। मेरे ख्याल से पॉसिबल है कि आपको मिलना चाहिए। ऐसी जगह पे खड़ा है, यहाँ से एक अब भी थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अपू ऑन है। 2050 का स्टॉप लगाकर अब भी बाय है। यस, MCX अब भी बाय है, खरीदारी करने का मन है। आज तो खबर अच्छी आ भी गई है, वाइडली एंटिसिपेटेड था, लेकिन एक कंफर्मेशन कल रात में आता हुआ कि 16 अक्टूबर को नए प्लेटफॉर्म पे ट्रांजिशन कर जाएंगे। जिसका पुराना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको लाइसेंस फी पे कर रहे थे, उसको भी रडार पे रख लीजिएगा। 63 मून्स, अब ये TCS से प्लेटफॉर्म माइग्रेट कर रहे हैं। वो स्टॉक वैसे ही पिटे चले जा रहा था, आज भी रडार पे रहेगा। एक वरुण बेवरेजेस को दिखाइए स्क्रीन पे, गजब का मल्टी बैगर है। सतमिंदर साहब, चार्ट्स पे कैसा प्लेस है जरा देखिएगा। खबर क्या है पहले बताता हूं। पेप्सिको ने अपने रिजल्ट्स कमेंट्री में कहा है, पेप्सिको क्योंकि ये बॉटलिंग मेजर है उसके लिए, इंडिया और सब आसपास के रीजन्स के लिए,
पेप्सिको कह रहा है कि इंडिया में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ बेवरेजेस में उन्होंने देखी है। अगर पेप्सिको इस तरह की कमेंट्री दे रहा है इंडिया स्पेसिफिक, तो वरुण बेवरेज स्वीट स्पॉट में और आता हुआ। चार्ट्स पे कैसा प्लेस सतपे साहब? देखिए चार्ट तो इसका बेहतरीन है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि एक अपने ट्रेंड लाइन का जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको ये मेंटेन कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 900 920 ये इसका एक्यूमुलेशन एरिया है। तो और एट द सेम टाइम अगर आप इसके टारगेट की बात करें तो मेरे हिसाब से इसका इमीडिएट टारगेट 1000 के आसपास होगा, 980 से लेके 1000 तक। रही बात ट्रेडिंग की तो आशीष जी देखिए आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा 931। अगर ये 931 के ऊपर खुलता है तो इट्स अ क्लियर कट बाय, क्योंकि ये ब्रेकआउट देगा। अबव 931 ये मोमेंटम देगा 950 960 तक। तो यहाँ पे आज देखिए 931 के ऊपर बाय करें सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लगता है आज मोमेंटम हम इसमें चेस कर सकते हैं। मोमेंटम चेस कर सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट, दिक्कत वाली खबर। एनसीएलटी ने अगस्त में जब ऑर्डर दिया था, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने अगेंस्ट में जी सोनी मर्जर के लिए गए थे, उन्होंने डिसमिस कर दिया था लेंडर का ऑब्जेक्शन और अप्रूव कर दिया था मर्जर। याद होगा, आपने स्टॉक को रिएक्ट भी करते हुए देखा था। अब आईडीबीआई ट्रस्टीशिप एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास चली गई, एनसीएलटी के पास। फिर से ओवरहैंग आ गया है। माइनस चार्ट्स पे जी एंटरटेनमेंट कंसोलिडेट हो रहा है, 20 to 52 मूविंग एवरेज की बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। तो अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 22 मूविंग एवरेज के ऊपर ही करनी है, तो 265 रुपए के लेवल्स को बीच करने का आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो आपको 52 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो 253 के स्टॉप लॉस से 253 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ करंट लेवल्स पे। आई थिंक एक छोटा मोटा जग देखने को मिले तो वो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी। 220 रुपए के स्टॉप लॉस से आप मीडियम टर्म के लिए 3 से 6 महीने के लिए खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ आपको 310 से लेकर 325 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके देखिए आशीष, जी में मैं एक बहुत क्लियर व्यू रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग रैली हो चुकी है। अगर आपको ट्रेडिंग के हिसाब से करना अलग बात है। जी सोनी का जो मर्जर है उसकी टेक्निकल प्राइस 300 रुपये पर शेयर थी, लेकिन अगर जी सोनी का मर्जर हो गया और अगर जी सोनी के मर्जर में पुनीत गोयनका का कोई रोल नहीं रहेगा उसके बाद एज इन मर्ज एंटिटी, तो ये स्टॉक 550 600 पे भी नहीं रुकेगा। लेकिन इसमें बड़ा अगर है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी बाइनरी इवेंट होता है ना, आप एक बार इवेंट हो जाने दीजिए। क्या होगा, फाइनल अप्रूवल आ जाने दीजिए, सब कुछ हो जाने दीजिए। उसमें क्या होगा, भले ही आपको 350 या 400 पे लेना पड़े उसमें, लेकिन आपके पास एक क्लैरिटी होगी उसके बाद। ये स्टॉक जितने कम प्राइस अर्निंग्स पर आ गया है वो इन्हीं वजह से आया हुआ है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। एक बार क्लैरिटी आ जाएगी ना, फिर ये स्टॉक रुकेगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है ना, कई बार हम प्रीएम्प्ट करने के चक्कर में फंस जाते हैं, उस पैसे को ब्लॉक कर लेते हैं। उस पैसे को ब्लॉक मत करिए, कहीं और लगाइए उस पैसे को। जब क्लैरिटी आ जाए ना तब चेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20% महंगा ले लीजिए आप कोई भी स्टॉक, लेकिन क्लैरिटी के साथ। एक बार आप 20% महंगा भी ले लें, लेकिन आपको क्लैरिटी हो ना कि अगला 80-100% का मूव ओपन हो गया है, वो बेटर है। इंस्टेड कि आप ये सोचे कि अब मैं 350 में क्यों लूँ, मेरे पास 250 में अवेलेबल था। ऐसे नहीं होता स्टॉक मार्केट में, आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये पेज फंस गया और अगर नहीं हुआ मान ले किसी भी कारण से, तो 150 भी जा सकता है वापस। तो फिर क्या करेंगे आप? इसके लिए हो जाने दीजिए इवेंट, उसके बाद आइए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक, एक बार अनसर्टेनिटी खत्म होने दीजिए, ज्यादा बेहतर है। खैर, शो खत्म कर रहा हूं।